ये कार्यक्रम ना देखें। एक महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अपने से बड़ों के बारे में इन शब्दों का प्रयोग करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो क्या जानेंगे सनातन धर्म, गंगा, काशी। जिनकी सफाई में नाच गान में रुचि रही हो, उनको आस्था के केंद्र बिंदु कैसे दिखेंगे? ये उस औरंगजेब की आत्मा बोल रही है जिसने उसे विध्वंस किया। मोदी जी के भाग्य में गंगा जल है और अखिलेश जी के भाग्य में टोटी का जल है। एक महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अपने से बड़ों के बारे में इन शब्दों का प्रयोग करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो क्या जानेंगे सनातन धर्म, गंगा, काशी। जिनकी सफाई में नाच गान में रुचि रही हो, उनको आस्था के केंद्र बिंदु कैसे दिखेंगे? ये उस औरंगजेब की आत्मा बोल रही है जिसने उसे विध्वंस किया। मोदी जी के भाग्य में गंगा जल है और अखिलेश जी के भाग्य में टोटी का जल है। यूपी चुनाव में क्या औरंगजेब की एंट्री होगी? नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। काशी से एक बार फिर से ये विशेष ब्रॉडकास्ट देश नहीं झुकने देंगे का। काशी की विजय, औरंगजेब गैंग पर औरंगजेब गैंग की पराजय। हैशटैग है औरंगजेब गैंग। जी हाँ, इस हैशटैग पर ट्वीट करिए जिसको लगता है कि काशी के निर्माण से, काशी का नव निर्माण, औरंगजेब गैंग परेशान। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, याद करिए। उन्होंने कहा कि जब औरंगजेब आया तो छत्रपति शिवाजी उठ खड़े हुए। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, जब मसूद सालार आया तो फिर राजा सोहेलदेव खड़े हुए और हिंदू एकता का परिचय दिया। ये सनातन शक्ति का एहसास कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन क्या इसके सियासी मायने भी हैं? सोहेलदेव का जिक्र करना, राजा सोहेलदेव का जिक्र करना, छत्रपति शिवाजी का जिक्र करना, औरंगजेब का जिक्र करना यूपी चुनाव से ठीक पहले, क्या इसके सियासी मायने भी हैं? क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो विरोध किया जा रहा है उसको अब यही रंग दिया जा रहा है। आज बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया, क्योंकि देखिए विरोध हो रहा है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ड्रामा था, नौटंकी थी, नाटक था। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि मां गंगा मैली है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने डुबकी नहीं लगाई। और भी बहुत कुछ कहा गया। अखिलेश यादव की तरफ से क्या इंसान यही आता है। तो इन तमाम बयानों को औरंगजेब मनोवृत्ति वाला बयान बताया संबित पात्रा ने। बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया संबित की तरफ से, औरंगजेब मनोवृत्ति वाले बयान है। और नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इन सबके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। तो हम लोग इसीलिए डिबेट कर रहे हैं, यूपी चुनाव से पहले क्या औरंगजेब की एंट्री हो गई है? मेरे साथ नुपुर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़ चुकी है। और इसके अलावा मेरे साथ वारिस पठान, जो कि ऑल इंडिया MIM के प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस से, विजय शंकर तिवारी जी मेरे साथ हैं VHP से, और स्वामी चिदानंद सरस्वती भी हैं आज मेरे साथ, जो कि परमार्थ निकेतन आश्रम के स्पिरिचुअल हेड हैं, अध्यक्ष हैं। और स्वामी चिदानंद, आपको बता दें, कल विशेष मेहमान थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ, वो वहां पर मौजूद थे। स्वामी चिदानंद जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करूंगा। जो विरोध हो रहा है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप, ये कहा जा रहा है नौटंकी, नाटक, ड्रामा, कांग्रेस पार्टी कह रही है, और मां गंगा मैली तो योगी जी ने डुबकी नहीं लगाई। इस विरोध पर कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी कह रही है ये औरंगजेब मनोवृत्ति है। अच्छा स्वामी जी, मैं आपके बताऊंगा। सबसे पहले नुपुर, यूपी चुनाव से पहले औरंगजेब का तड़का लगा रहे हैं भाई आप लोग, आतंकी औरंगजेब का। नमस्कार आपको अमन जी और सभी को पैनलिस्ट को
सभी दर्शकों को, खास ही उन श्रद्धालुओं को जिनके बीचों बीच आप खड़े हैं। मैं जो दृश्य देख रही हूँ, मेरे हिसाब से अभी अभी वहां पे गंगा आरती होके चुकी होगी। सभी को मेरा सादर प्रणाम, और मैं काशी को बहुत याद करती हूँ, इसलिए सबको हर हर महादेव। मैं इतना बता दूं, क्या सत्य बोलना आज एक गुनाह है। आखिरी मुगल रूलर जिसने काशी के मंदिर पे हमलावर बोला था, हमला किया था, वो औरंगजेब था। क्या ये भूल सकते हैं कि औरंगजेब को हराने वाले शिवाजी थे? तो सत्य बोलना इतना कठिन क्यों है? मैं कहूंगी सत्य बोलना कठिन नहीं है, कुछ लोगों के लिए सत्य पचाना इतना कठिन क्यों है? जो जबरदस्ती जिन्ना जैसे लोगों को हमारे भारतवर्ष की फ्रीडम का श्रेय देना चाहते हैं कि आजादी की लड़ाई लगी जिन्ना जैसे लोगों ने, उनके लिए ही ये सत्य को पचाना बहुत कठिन है। अहिल्याबाई होलकर जी, रंजीत सिंह जी और अब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर्मों की वजह से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर आज एक सच्चाई के पटल पे आप सबके सामने है। मेरा सौभाग्य था कि मैं अक्टूबर में काशी में थी, और जिस गति से वहां पे काम चल रहा था, अमन जी, जिस तेजी से वहां पे कॉरिडोर का काम चल रहा था, इतिहास को रिजुविनेट करना, रिस्टोर करना, ये गुनाह नहीं है, ये सिविलाइजेशनल वॉर है, करेक्टिंग सिविलाइजेशनल रॉन्ग्स। इतिहास में आज भी कानून की प्रक्रिया क्या कहती है अमन जी? मेरे घर पे अगर हमला किया और कब्जा किया तो उसे क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं। अगर मेरे घर में कोई घुसपैठिया जबरदस्ती घुसाता है, उसको सजा मिलती है, जेल की सजा मिलती है। तो जब बाबर ने घुसपैठ किया, उसकी सजा, उसका निर्णय, खैर बाबर जीवित नहीं होगा, लेकिन सिविलाइजेशनल रॉन्ग औरंगजेब, राजा सोहेल देव, ये यूपी चुनाव से पहले औरंगजेब का नाम देकर पोलराइज करने की कोशिश है कि हिंदू एकता की बात करना, ये लड़ाई हिंदू वर्सेस ऑल है, हिंदुत्व वर्सेस ऑल है, औरंगजेब और सोहेल देव पूर्वांचल, ये क्या मैसेजिंग है यूपी चुनावों के को लेकर? काशी से औरंगजेब, आतंकी औरंगजेब बार बार कहना। अमन जी, औरंगजेब भारतीय थे क्या? अगर किसी को लगता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इनॉग्रेशन पे प्रधानमंत्री मोदी जी वो लास्ट मुगल रूलर का नाम ले रहे हैं जिसने काशी के अस्तित्व पे हमला बोला था, तो अगर इस वाक्य से किसी के, मैं कहूँ किसी को ठेस पहुंच रही है, औरंगजेब को आतंकी जो नहीं मान रहा है वो भारतीय है नहीं, तो मैं ये सवाल बल्कि उनसे पूछना चाहूंगी जो औरंगजेब से कहीं ना कहीं वाकिफ रखते हैं, औरंगजेब को अपना मानते हैं, क्योंकि वो घुसपैठिया था, वो भारतीय नहीं था। और अगर उसके ऊपर कुछ बोलने से, कुछ सत्य की टिप्पणी करने से किसी को ठेस पहुंच रही है, तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देख ले वो किसके पक्ष में और कहां खड़ा है। वारिस पठान ऑल इंडिया मयम से, ओवैसी की पार्टी से है। वारिस भाई, हर हर महादेव, काशी की नगरी से आपको बोल रहा हूं, हर हर महादेव। वारिस भाई, देखिए अमन भाई, आपको मुबारक हो। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाजपा को पता है, मोदी को पता है, योगी को पता है कि इस मर्तबा उत्तर प्रदेश के चुनाव ये बुरी तरह से हारने वाले हैं, क्योंकि योगी टोटली फेल हो चुके हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। मैंने हर हर महादेव, इसलिए जो मोदी हमेशा से बोलते थे सबका विकास, सबका विश्वास, मेरी आप बात ही नहीं सुनना चाहते हो, मैं आपको जवाब क्या दूं? मैं आपसे जवाब दे रहा हूं ना आपकी बातों का। आज मोदी जी ने संविधान की शपथ ली है और प्रधानमंत्री बने हैं देश के, आपको पता है ना अमन भाई? आपने जवाब ही नहीं दिया। अरे मैं आपको मुबारकबाद दी, आपको मुबारक हो, आपको मुबारक। हमारा देश तो सेक्युलरिज्म, प्लुरलिज्म का प्रतीक है, गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब को मानते हैं। आपने मुझे सवाल किया, मेरी बात भी तो रखने दूंगा मैं, मेरी बात भी तो रखने दीजिए ना अमन भाई। मेरी बात को क्यों काट रहे हो आप? क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है? सच्चाई से मुंह मत छोड़ो अमन भाई, सच्चाई आपको भी पता है कि योगी और मोदी दोनों फेल हो चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश में ये हारने वाली है भाजपा इस मर्तबा। तो फिर आ गए लोग मंदिर, काशी, राम का नाम लेके 200 से 350 पे आ गए। इनको लगता है कि काशी के अंदर ये 800 करोड़ रुपया जो खर्चा कर दिया है, ये मोदी जी के जेब से नहीं था या योगी के जेब का पैसा नहीं था, ये टैक्स पेयर के मनी से हुआ था। टैक्स पेयर के पैसे का सब ये कुछ है। अब अगर मोदी जी ने संविधान की शपथ लेकर
वो अब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं और उसी संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। अगर मोदी जी पर्सनल इससे गए होते वहां पर, जैसा आप गए वहां पूजा पाठ करते, किसी को आपत्ति नहीं होती, मगर देश का प्रधानमंत्री इस तरह से वहां पर जाना, क्या ये मेजोरिटेरियन पोलराइजेशन नहीं है? क्या ये कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है? कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे क्या? ये एक स्तर के लोगों को लुभाने का क्या ये कार्य नहीं है? तो फिर क्यों सबका विकास की बात कर रहे हैं, सबका विश्वास? और सुनिए, लोग इनसे सवाल कर रहे हैं ना, तो माइंड कैसा भटकाएंगे? किस तरह से लोगों के सवाल का माइंड? आज लोग सवाल कर रहे हैं बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई का, इनके पास जवाब नहीं है। नीति आयोग का रिपोर्ट आ गया है कि उत्तर प्रदेश जो है स्टेट, वो सबसे पुअर स्टेट के अंदर आ गया, बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, तो जवाब नहीं है इनके पास। एसआईटी का रिपोर्ट आया है। अमन भाई, आप काशी में हो, आपने देखा या नहीं मुझे पता नहीं है। एसआईटी का रिपोर्ट ये दर्शाता है कि टेन्नी, जिसके साथ मोदी जी पार्लियामेंट में बैठे हैं ना, उनके बेटे ने थार गाड़ी जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी थी लेके गया और हमारे मासूम किसानों का मर्डर कर दिया। मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया। उसको हटाने की ताकत नहीं है, क्योंकि अपर कास्ट के है टेन्नी, उसको हटा नहीं सकेंगे। नुपुर जी उस पर तो कुछ बात नहीं करेगी टेनी के ऊपर। बात नंबर 4, एक बात सुन लीजिए अमन भाई, 2 मिनट लगातार भाईजान, अब्बाजान, औरंगजेब। वारिस भाई, जब आप सेकुलरिज्म पर लेक्चर देते हैं ना, जब आप सेकुलरिज्म पर लेक्चर देते हैं तो एक कहावत याद आती है, अगर आप इजाजत दे तो मैं बोल दूं। एक कहावत है कि सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। मतलब जब आप सेकुलरिज्म पर लेक्चर देते हैं ना, मतलब आप लोग बाबरी 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 करते करते इतने चुनाव लड़ लिए, हर चुनावी मन से बाबरी कर रहे थे। अब काशी काशी हो रहा तो सांप्रदायिक हो गया। सालों साल बाबरी 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 विवादित बाबरी करते रहे तो कम्युनल नहीं था। उसका जवाबदार कौन है? मुसलमान, आपकी पार्टी के नाम में मुसलमान वारिस भाई, और आप हमें सेकुलरिज्म, तो क्या प्रॉब्लम है? सेकुलरिज्म का लेक्चर 10 सेकंड दीजिएगा, तो क्या प्रॉब्लम 10 है? सेकंड दीजिएगा। हर हर महादेव, मैंने आपको बोला, आपने जवाब नहीं दिया। आप बोलिए हर हर महादेव, मैं बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम, मैं बोलता हूँ आपके साथ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। बताइए मैं क्या क्या बोलूँ वारिस भाई? मुझे काशी में बैठकर अगर मुझे सर्टिफिकेट देगा नेशनलिज्म का, तो मुझे कतई उसके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने धुतकार दिया अमन चोपड़ा के सर्टिफिकेट को, मैं फाड़ के फेंक देता हूँ। मुझे नेशनलिज्म की, पेट्रोटिज्म की, सेकुलरिज्म की कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अमन चोपड़ा से। चलिए ठीक है, वो तो ये राहुल गांधी ने कल बताया ना सबको, सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाला राहुल गांधी ने कल क्या बोल दिया अमन भाई, आपको पता है या नहीं? अमन जी 10 ये सेकंड देश दीजिएगा। हिंदुओं का है। अरे राहुल गांधी, शर्म आनी चाहिए थी आपको। ये देश मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियनों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, दलितों का भी है, और इस देश में जितना अधिकार वारिस पठान का है उतना अधिकार राहुल गांधी का भी है, तमाम मुसलमानों का है। भारत देश मुसलमानों का देश है, हिंदुस्तान मुसलमानों का देश है। ये सेकुलरिज्म की बात करने वाला जिसके दादा के राज में बाबरी मस्जिद में, हमारी बाबरी मस्जिद में रात के वक्त मूर्तियां रखी थी, ये राहुल गांधी वो है जिसके राज में नरसिम्हा राव की सरकार वारिस भाई, काशी हिंदुओं का नहीं है, काशी मुसलमानों का भी है। अमन भाई, मैं पंकज जी आपके पास आऊंगा, नुपुर मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ ना मोहम्मद आसिफ भाई है, ये मेरे साथ। एक मिनट, आपने कहा काशी की बात करना, हिंदुओं की बात करना है, धर्म की बात करना है, सनातन की बात करना है। मेरे साथ यहाँ पर ना काशी के कुछ लोग थे, मोहम्मद आसिफ है मेरे साथ। आसिफ भाई, आप मुझे बता भी रहे थे कि इसी गंगा जल से जो है वुजू किया जाता है। वो कह रहे हैं मंदिर मस्जिद काशी की बात करना, एक धर्म की बात करना है। वारिस पठान सुन रहे हैं आपको, मोहम्मद आसिफ। मैं कह रहा हूँ वारिस पठान जी से 2022 का चुनाव आ गया, तो आज इनको सेकुलर और सेकुलरिज्म दिख रहा है। कोई कहता है हिंदू अलग है, कोई कहता है हिंदुत्व अलग है। काशी की बात करिए। मैं काशी की बात करता हूँ। मोदी जी कल आए और पूरी दुनिया में लोगों को स्वागत किया, लेकिन कुछ लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आए। ऐसे सब बयान देख के हम लोग शर्मिंदा हो रहे हैं। हम बनारस की गंगा जमुना तहजीब की बात करें, मैं जब मुसलमान, अब बनारस का मुसलमान कल गुदौलिया पर दिया बारा है। क्यों बारा है? कि बनारस को उन्होंने जो कहा उन्होंने किया। बनारस टूरिज्म है, यहाँ का बाबा विश्वनाथ का धाम है, तो अगर हम बाबा धाम के यहाँ पर बैठे हुए क्या मुसलमान नहीं है? हम मुसलमान से बाहर हो जाएंगे? ऐसा कहीं नहीं है। मुसलमान अपनी अलग, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब यहाँ पर एक हैं। और ये अलग अलग बातें जो कमेंट्स कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। तिवारी जी, एक और बनारस की आवाज, एक बार काशी की आवाज सुन लेते हैं, उसके बाद पंकज भाई मैं आपके पास आऊंगा। सवाल करें। सवाल, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक धर्म से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि औरंगजेब चला गया लेकिन सिपाही आज भी जिंदा है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कितने दंगे हुए बीजेपी के गवर्नमेंट में, कितने मुसलमानों को तकलीफ दिया गया, कितने मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर योगी सरकार या मोदी सरकार ने चलाया।
कितने मुसलमानों के मदरसे योगी सरकार या मोदी सरकार ने बंद कराया, कितने मुसलमानों को हज पर जाने से रोका। मुसलमान तो जैसे पहले रह रहे थे उससे ज्यादा अच्छे ढंग से मोदी और योगी के राज में रह रहे हैं। योगी राज में मुसलमान खुश, बहुत शांति से रह रहे हैं। केवल हिंदुत्व की बात करना और इन लोगों के पेट में दर्द होना, इन लोगों को परेशान होना, इन लोगों का अब वजूद समाप्त होने जा रहा है। अब काशी की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात। मोदी जी जब अरब गए तो हिंदुस्तान का बनारस का कोटा बढ़ाया उन्होंने हज यात्रियों का, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा कि मोदी जी ने सिर्फ मुसलमानों का हज कोटा बढ़वाने के लिए अरब गए थे और बढ़ा के गए। जितने जाते तो उससे कहीं ज्यादा अब जाने लगे हैं। ठीक है, मैं पंकज जी और उसके बाद स्वामी चिदानंद जी आपके पास आऊंगा, जो कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ मेहमान है। पहले पंकज जी आपके पास। पंकज जी, टिप्पणियां अवॉइड हो सकती थी क्योंकि बीजेपी इसका फायदा उठा रही है, कह रही है कि ये औरंगजेब के मनोवृत्ति वाले लोग हैं जो इसको ड्रामा, नौटंकी, नाटक बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बताया कि नाटक था, ये सब मोदी जी ड्रामा कर रहे थे। पंकज जी आप बोलिए। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है वो जाने, बहुत बड़ा अच्छा तमाशा हुआ, बहुत खर्च हुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये बताइए कि आज इसी उत्तर प्रदेश के उन लखीमपुर के किसानों के घर में उससे ज्यादा अंधेरा है जितना बनारस में रोशनी है। क्या प्रधानमंत्री जी का ये फर्ज नहीं है कि वहां पर जाएं? क्या प्रधानमंत्री जी का ये फर्ज नहीं है कि अजय मिश्र टेनी को तुरंत बर्खास्त करें, जिसके खिलाफ SIT की सीधे एक रिपोर्ट आ चुकी है? नहीं, आप क्या कर रहे हैं? गंगा जहां आप खड़े हैं महोदय, वो मैं बता रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं। गंगा जहां आप खड़े हैं वहां पर वैज्ञानिक, उसी BHU के वैज्ञानिकों से पूछ लीजिए, वो पानी जो है जिसको साफ करने का वादा किया गया था वो स्नान करने लायक नहीं। आचमन करना तो दूर बात है। अमन भाई, आप समझ लीजिए इस बात को, कहीं और मत जाइए, BHU चले जाइए, वहां पे आपको गंगा प्रदूषण का 120 MLD 120 MLD सीवर 120 MLD सीवर, यही मैं कह रहा हूं, 120 MLD सीवर रोज बिना ट्रीटमेंट के उस गंगा में डाला जा रहा है। आप बताइए, आप गंगा को, आप बनारस को सफाई का आपने वादा किया था, आपने क्या कर दिया? और दूसरी बात, आपने एक बहुत अजीब बात कही है कि औरंगजेब का नाम लेकर हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण हुआ। आप क्या जानते हैं कि जब औरंगजेब आया था तो उसके साथ कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह। और शिवाजी की ओर से तोप कौन चला रहा था? उसका नाम था इब्राहिम खान। कौन था उनका नौसेना अध्यक्ष? दौलत खान। शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई को हिंदू और मुसलमान की लड़ाई कृपया मत बनाइए। औरंगजेब वैसा ही एक बादशाह था, क्रूर बादशाह, जैसे इतिहास में न जाने कितने बादशाह हुए हैं। भारत जो आधुनिक भारत है, उसकी बुनियाद भारत का संविधान जब से लागू हुआ है तब से है। हमारे देश में एक नया आधुनिक संविधान है, एक गणतंत्र हमने बनाया है। तो फिर पंकज जी आप तमाशा क्यों कह रहे हैं इसको? मंदिर बनने से, काशी से तो औरंगजेब ही गैंग परेशान होगी ना, तो औरंगजेब प्रेमी लोग ही परेशान होंगे ना पंकज जी। आज यहाँ का अगर आज मंदिर का कायाकल्प हो रहा है काशी का, 70 लाख नौकरियों का जो वादा किया मोदी जी को गलत साबित करना था। आपसे पूछ रहा हूं, PM को, बीजेपी को गलत साबित करना था ना, विरोध करके उनको सही साबित किया सर आप लोगों ने। क्यों आशा बहुओं पर लाठियां चल रही हैं? क्यों बेरोजगारों पर लाठियां चल रही हैं? क्यों महंगाई की मार है? क्या ये सवाल चुनाव में होंगे कि नहीं होंगे? आखिर जो वादा, जो संकल्प पत्र 2017 का था भारतीय जनता पार्टी का, आज परीक्षा तो वो देंगे ना। और आप कहाँ यहाँ पे बाबर की और औरंगजेब की लड़ाई ले आए हैं? यहाँ 1000 रुपए का जो है गैस सिलेंडर मिल रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 100 रुपए के आसपास पेट्रोल है, इसका कौन जिम्मेदार है? अरे भाई, तो अच्छी बात है, देखिए लोकतंत्र है, ये तो मैं तो आपके साथ हूँ पंकज भाई, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप औरंगजेब को आतंकी कह रहे हैं, अगर आप आतंकी औरंगजेब कह रहे हैं तो मैं तो आपके साथ हूँ। बात तो हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, मैं तो औरंगजेब प्रेमी गैंग की बात कर रहा था जो विरोध कर रहे थे। मैं स्वामी चिदानंद जी के पास जाऊंगा, उससे पहले वारिस पठान आप बोल लीजिए। आप एक बार बताइए कि किसानों को जिसने कुचला है वो आतंकी है या नहीं है? बताइए आप। वारिस पठान पहले, उसके बाद स्वामी चिदानंद आपके पास आऊंगा। वारिस पठान, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, पंकज जी कह रहे हैं, आप भी इत्तेफाक रखते हैं, कहते हैं आतंकवादी औरंगजेब, क्रूर, शैतान, हैवान। अमन भाई, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। अमन भाई मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। तो काशी में खड़े उत्तर प्रदेश के अंदर, जी बिल्कुल उत्तर प्रदेश में लाखों युवाओं ने अपना रोजगार खो दिया है अमन भाई, तो उनको युवाओं को रोजगार देना जरूरी था। मोदी के लिए 800 करोड़ रुपया खर्चा करके काशी में जाके ये सब जो ड्रामा किया,
रात को 1 बजे घड़ी के नीचे खड़े हो गए, जाके रोजगार छिन गया, निकाल के डाला, उसके बाद पूरी टाइट सिक्योरिटी कॉरिडोर में पिछले 2 साल बनाने में कितने लोगों को रोजगार मिला आपको पता है? मोदी जी उससे खेल लेते, और मुझे यकीन है अगर लोगों को रोजगार मिला, कितने का प्रोजेक्ट था? 450 करोड़ का प्रोजेक्ट था। ऐसा पत्रकारों को जवाब नहीं देते मोदी। दूसरी बात, क्या इम्पोर्टेंट, अरे क्या इम्पोर्टेंट गैस पेट्रोल डीजल के भाव को कम करना था या वहां पर जाके टैक्स पेयर के पैसे से ये सब करना था? ये जरूरी नहीं है, ये माइंड भटकाने वाली पॉलिटिक्स है, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि पूरा देश इनसे सवाल कर रहा है। अमन भाई, इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। एसआईटी का गठन हो गया, एसआईटी ने रिपोर्ट दे दिया, मगर स्वामी चिदानंद जी, ठीक है वारिस भाई ठीक है, वारिस पठान ठीक है। एक बार स्वामी चिदानंद जी के पास मैं जा रहा हूँ। स्वामी चिदानंद जी, जो विरोध हो रहा है उसको लेकर आपकी टिप्पणी, जो विरोध हो रहा है कि ये जो है एक धर्म विशेष के लिए सारी चीजें हो रही है और चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। स्वामी चिदानंद, माफी के साथ आपके पास बहुत देरी से आया, माफी भी मांग रहा हूँ आपसे। स्वामी चिदानंद जी, मुझे लगता है कि हम जितनी बातें मैं सुन रहा हूँ, अगर काश हम लोग पॉजिटिव वे में सोचने लगे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। मुझे तो पूरे विश्व में जाने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी भाई चाहे किसी भी दल से हों, लेकिन जिस दिन वो दिल से देश के साथ हो जाएंगे, सारी बात बन जाएगी। बात केवल दल तक ना रहे, बात दिल तक जाए, तो फिर कुछ भी होगा तो पक्का होगा कि देश की उन्नति के लिए होगा, देश की तरक्की के लिए होगा। और हमें देश की तरक्की को सोचना है। देश सबका है, ये साझा देश है, साझी संस्कृति है, और हम सबको मिलकर अपने वतन को चमन बनाना है और अपने वतन में अमन लाना है। अमन जी, मुख्य काम होना चाहिए कि हम इन छोटी छोटी बातों पे ना झगड़ें, ये देखें कि कैसे मिलकर हम और ज़्यादा अच्छा बेहतरीन कर सकते हैं। क्योंकि गरीब हैं तो उन गरीबों के लिए भी सोचना सबका लक्ष्य है। केवल ये नहीं सोचना, शादी ब्याह में जब कोई खर्च करता है तो कोई नहीं बोलता, रातों रात लोग करोड़ों खर्च कर देते हैं। ये जो अगर कुछ खर्च हुआ भी है, केवल इसलिए नहीं हुआ है कि कोई उनको शौक है, वो इसलिए हुआ है कि आने वाले समय, मैं आपको बताता हूँ, ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के गंगा तट पर 150 देशों से लोग आते हैं। जब हम इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल करते हैं तो एक ही फंक्शन में 100 देशों से ज़्यादा लोग होते हैं। मैं तो सपना देख रहा हूँ कि काशी में ऐसा हो जहाँ पूरा विश्व आता है, केवल वो गंगा तट पर आए, दर्शन करे और बाजार में जाए, व्यापार करे, रोजगार को बढ़ावा देगा। लेकिन इसके साथ साथ जब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना काशी विश्वनाथ के प्रांगण में पूरे विश्व के लोगों को, जैसे हम परमार्थ निकेतन में आते हैं, बुलाया जाए और योग का इंटरनेशनल योग फेस्टिवल हो। वो लोग आएंगे तो व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेगा, आपसी सद्भाव बढ़ेगा। और जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, सारी पॉसिबिलिटीज आज भी हैं, सारी संभावनाएं मैं देख रहा हूं। लेकिन ये संभावनाएं तभी बनती हैं जब सद्भावना हो। हम सद्भावना बनाकर रखें तो संभावनाएं इतनी ज्यादा हैं कि आप सोच नहीं सकेंगे। तो इसलिए हम सब मिलकर तो विरोध की बात सोच रहे हैं, उस ओर ना जाएं, बल्कि हम मिलकर कैसे सहयोग कर सकते हैं। जहां तक मोदी जी की बात है, मैं इतना कह सकता हूं, आप ये पक्का मान कर चलिए कि वो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। तो केवल ये सारा अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लोगों को ड्रामा लग रहा है। ये ड्रामा नहीं, ना कुछ लोगों के लिए ट्रामा हो सकता है, लेकिन ये ड्रामा नहीं, ये डिवोशन है अपनी संस्कृति के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने देश के लिए, कि किस तरह से किस किस एंगल से इस देश में लोगों को साथ लिया जाए। और आप देखिए ना, मैं जब देखने, आज मैं प्रातःकाल भी गया दर्शन करने के लिए, देखा कि मुझे इतना अच्छा लगा देख के कि बगल में मस्जिद है और बिल्कुल मस्जिद एकदम सेफ है, सुरक्षित है, कहीं कोई खरोंच नहीं आई है। मंदिर मंदिर की तरह बना है, मस्जिद मस्जिद की तरह सुरक्षित है। हम इस बात को देखें कि किस तरह से उन्होंने इन सबको, सद्भाव को बनाए रखा है। तो इन छोटी छोटी बातों में ना पड़ते हुए मुझे लगता है देश की बात करें, अमन की बात करें, साथ मिलकर काम करने की बात करें। जी जी जी, मैं नुपुर आपके पास आ रहा हूँ, आप बोलना चाह रही थी नुपुर, उसके बाद विजय शंकर तिवारी जी भी है मेरे साथ। पहले नुपुर आप बोल लीजिए कि ये पैसे की बर्बादी है, तमाशा है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता है पंकज जी, वो कह रहे हैं तमाशा है ये सब। नुपुर। अमन जी मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। अरे आपने कैसी बात कर दी, जो गणपति बप्पा मोरिया बोल के माफी मांग लेते हैं, वापस ले लेते हैं, आप उनसे हर हर महादेव बुलवा के
19% मुसलमानों के वोट बैंक के ऊपर ठेस पहुंचा रहे हैं। कैसे बोलेंगे वो हर हर महादेव? उत्तर प्रदेश में तो 19% मुसलमानों को साथ में वोट करने की आगाज इन्हीं AIMIM की पार्टी के चीफ ने ही कहा था ना। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे बोला गया कि टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर दिया काशी के विकास पे, 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, 3000 फुट का था 5.5 लाख फुट का बना दिया। जो करदाताओं के मेहनत से कमाए हुए पैसों से हज सब्सिडी खा गए, इफ्तार की पार्टियां खा गए, आज उनको काशी बनारस के विकास से इतनी ठेस क्यों पहुंच रही है? आप गंदगी बता रहे हैं। अरे भाई साहब, बनारस को हमारे देश के अंदर 2 बार अवार्ड मिला है साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए। जिस गंगा को आप बर्बाद बताते हैं, जिस गंगा को आप मैली बताते हैं, उसके अंदर आप ही की प्रियंका वाड्रा बोटिंग करती नजर आई थी 2019 के अंदर, उसी गंगा जी के तट के ऊपर। मैं और बताना चाहूंगी आपको, ये तमाशा और ड्रामा तो उन्हीं लोगों को लगेगा ना अमन जी, जो बंद कमरे में कहते हैं कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। ये तमाशा उन्हीं को नजर आएगा जो कहते हैं कि अच्छा हिंदू नहीं चाहेगा क्या अयोध्या में भव्य राम भगवान का मंदिर बने। ये वही कांग्रेस पार्टी को तमाशा लगेगा जो ये कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पे इस देश के अल्पसंख्यकों का सबसे पहला हक है। ये उन्हीं को तमाशा लगेगा जो बारी बारी सर्वोच्च न्यायालय में आग्रह लगाते हैं, अरे मंदिर मत बनाओ, मंदिर की सुनवाई बाद में कर दो, मंदिर से क्या किसी का भला होगा। ये वही लोगों को तमाशा लगेगा जो हिंदू आतंकवाद जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं अमन जी। ये उन्हीं को तमाशा लगेगा जो कहते हैं कि LET जो बैंड आतंकवादी संगठन है, उससे ज्यादा खतरनाक तो हिंदू लोग हैं। अरे आप वो लोग हैं जो बंद गले कोट के ऊपर जनेऊ पहन के आ जाते हैं। आप वो लोग हैं जो गुजरात चुनाव के 14 दिन पूर्व 28-29 मंदिरों के खुलकर बोलना चाहिए ना, पॉलिटिकल रिलीजियस टूरिज्म करते हैं। खुलकर बोलना चाहिए, लड़ाई हिंदू वर्सेस ऑल है। एक बात में खुलकर बोलिए, हिंदू वर्सेस ऑल है यूपी में चुनाव में। नहीं लड़ाई मैं बता रहा हूँ, हिंदू वर्सेस ऑल बोल दीजिए ना फिर। एक बात खुलकर बोल दीजिए ना। इस पे आना चाहती अमन जी, मैं इसी पे आना चाहती हूँ। अमन जी मैं इसी पे आना चाहती हूँ, वारिस भाई आ रहा हूँ आपके पास। मुझे प्लीज, मैं वारिस जी आपके ऊपर भी बोली अभी अमन जी मैं एक मिनट, ये बात मेरे ख्याल से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही। हिंदू मुसलमान का क्या लेना देना है जनाब? अगर हिंदू मुसलमान का आपके हिसाब से नहीं लेना देना है तो मेरे एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि हमारे हिंदुओं की आस्थाओं की जगहों पर, मतलब मंदिरों पर इस तरीके का अटैक क्यों हुआ? अभी तक क्यों बैठे हुए हैं? हमारे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर किसानों को कुचला गया, मारा गया, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? अमन जी क्या बात कर रहे हैं? टेनी का नाम आज वो ले रहे हैं आप जिन्होंने टेनी को कब बर्खास्त करेंगे? किसानों के यहाँ जिन किसानों के यहाँ घेरा है, क्या प्रधानमंत्री वहाँ जाकर माफी मांगेंगे? किसानों के यहाँ प्रधानमंत्री जाकर माफी मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? आप बताइए, किसानों के घर जाकर माफी क्यों नहीं मांगेंगे प्रधानमंत्री? जिनको कुचला गया, राज्य मंत्री बगल में बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। गृह राज्य मंत्री को अपने बगल में बैठाए हुए जिसके लड़के ने कुचल दिया और SIT ये बात कह रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? मार गिराया था। लड़ाई है, लड़ाई असफल होगी मैं सवाल ले लूं, वारिस पठान के पास भी जाना है। ठीक है, किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, इस देश में सारे उन लोगों के साथ है जिनके साथ इस सरकार ने छल किया है। बेरोजगार लड़के रहेंगे और आपने 70 लाख रोजगार का वादा किया था। कहाँ है 70 लाख रोजगार? कहाँ है किसानों का अधिकार? कहाँ है आशा बहुओं का अधिकार? कहाँ है 10,000 जो मांग रही है आशा बहुएं, उनको लाठी चलाने वालों पर कार्रवाई होगी? आप ये बताइए, किसानों का 4,000 करोड़ का जो गन्ना किसानों का बकाया है, आपने वादा किया था कि आप तुरंत देंगे, क्यों नहीं दिया? ये है इस चुनाव का मुद्दा। हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने वाले दरअसल इस देश के दुश्मन हैं। इस देश के लोगों को लड़ाकर सिर्फ अपना राजनीति सीधा करना चाहते हैं, उनको सीधा करना चाहते हैं। आप इस प्रदेश के लोगों को जवाब दीजिए, आप बेरोजगारों को जवाब दीजिए, आप लखीमपुर के किसानों को नहीं समझ आएगी। ऑडियो बंद कर दीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे आवाज ही नहीं समझ आएगी। मैं रिमोट लोकेशन पर हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक एक करके बोलेंगे, आसान रहेगा। पंकज जी मैं आपके पास आऊंगा, पूरा टाइम आपको दूंगा, एक दूसरे के बीच में ना बोले। पहले वारिस पठान, पहले विजय शंकर तिवारी आप, फिर वारिस भाई मैं आपके पास आऊंगा। विजय शंकर तिवारी,
पैसे की बर्बादी है, ड्रामा है, नौटंकी है, तमाशा है। काशी में क्या कर रहे हैं भाई, ये ऑपोजिशन कह रहा है। विजय शंकर तिवारी, उसके बाद वारिस पठान। देखो अमन जी, मैं बहुत कम शब्द बोलूंगा लेकिन मुझे पूरा बोलने दीजिए। देखो 56 साल तो सीधे सीधे कांग्रेस ने राज्य किया और काशी में भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर 3500 वर्ग फीट में गलियों के सकरी गलियों के अंदर बैठे हुए और 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था केंद्र भगवान विश्वनाथ पर कांग्रेस की कोई दृष्टि नहीं थी। अब चूंकि वहां पर 5.25 लाख फुट चौड़ी चौड़ी गलियों के बीच में हजारों लाखों वहां पर हिंदू अपने श्रद्धा केंद्र पर पहुंच सकते हैं, ये कांग्रेस को पच नहीं रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ये अब भारत की पहचान बन रहे हैं। 56 साल तक मकबरे, मजारें, मस्जिद, दरगाहें, इनको दुनिया भर में भारत की पहचान बताने वाले ये कांग्रेस, सपा जैसे और ये वैसी साहब की पार्टी के लोग ये आज इसलिए हतप्रभ हैं क्योंकि अब दुनिया में पहचान अयोध्या बन रहा है, काशी बन रहा है और ये इनका कारण है। समाजवादी पार्टी की बात मैं करता हूं कि ये बाबर का जब पराभूत होते देखा उन्होंने 1992 में, तो 18 कारसेवकों को उन्होंने जिंदा भुनवा दिया, गोली से भुनवा दिया। और आज ये मोदी जी के लिए कह रहे हैं इनका अंतिम समय है। कारण क्या है कि जब ये औरंगजेब पराभूत होता दिखाई पड़ रहा है और जब बाबर पराभूत होता दिखाई पड़ रहा है, तो जो अपने को सेकुलर कहते हैं वो आज हतप्रभ हैं, आज दुखी हैं। उनको लगता हमारे हाथ से सब कुछ लुट गया है। आपको वारिस पठान आपसे सवाल है, उसके बाद तिवारी जी के पास आऊंगा, मोहम्मद आसिफ आपके पास आऊंगा। इसलिए वारिस पठान आपसे ये सवाल है, यही अगर हज हाउस के लिए इस तरह का उद्घाटन होता, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, तब परेशानी नहीं होती। ये गुलाबी पत्थर लगाए मंदिर में मैं देख कर आया था, बहुत सुंदर लग रहा है, भव्य लग रहा है मंदिर। यही गुलाबी पत्थर नेताओं के घरों में लगाया जाता है, लाखों रुपए की टोटियां लगा दी जाती हैं, तब परेशानी नहीं होती। बाबा पर पैसा खर्च हो गया, महाकाल पर पैसा खर्च हो गया तो बर्बादी हो गई। वारिस पठान। अमन भाई, यही प्रॉब्लम है, आपकी रिसर्च टीम आपको बराबर बता नहीं रही है कि रिसर्च क्या है। हमने हज कमेटी का जो पैसा था, सबसे पहले हमारी पार्टी जिसने कहा था कि आप जो हज सब्सिडी दे रहे हो उसको कैंसिल कर दो, नहीं चाहिए हमको हज सब्सिडी, उतना पैसा आप मुसलमानों की जो लड़कियां हैं उनके लिए एम्पावरमेंट के लिए करिए, उनके एजुकेशन में इस्तेमाल करिए, ये हमने कहा था। अब काशी पे आते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है? देश में विकास को तो ये सब पार्टियों ने मिलकर खड्डे में डाल दिया है। या सिर्फ एक ही चीज की होड़ लगी हुई है, सबसे बड़ा हिंदू कौन, कंपटीशन चला है पूरे देश में। मोदी ने पहले कहा था मैं बड़ा हिंदू हूं, तो राहुल गांधी ने कहा मैं जनेऊधारी हिंदू। तो अखिलेश ने कहा पहले नींव मैंने रखी थी, यहाँ पर किसी को देश के विकास की पड़ी नहीं। मैं एक सवाल करता हूं ना, क्या मोदी जी 800 करोड़ रुपया पे जो खर्चा किया काशी में, इससे क्या युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? युवाओं को रोजगार तो नहीं मिलेगा, तो फिर किस फायदे का? आप अपने हिसाब से जाइए, आप वहाँ पे डुबकी लगाइए गंगा के अंदर। 7 साल से तो गंगा की साफ सफाई, गंगा सफाई अभियान का क्या हुआ किसी को पता ही नहीं चल रहा है। क्या मोदी जी वहाँ पर गए जहाँ पे गंगा किनारे लाशें देखी थी, लाशें, वहां नहीं गए मोदी जी? उनके परिवार वालों से मिलने गए जिन्होंने अपने घर वालों को कोविड के सेकेंड काल में खो दिया। मोदी की गलती और योगी की गलती से वहां पे गए नहीं गए? क्या मोदी जी और योगी जी हॉस्पिटल में गए जहां पे बच्चों की मौतें हो गई बिना ऑक्सीजन के? नहीं गए। और मैं नुपुर जी से आज एक सवाल करना चाहता हूं। नुपुर जी, मैं काफी साल से वेट कर रहा हूं, मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, कब देंगे मेरे को मेरा 15 लाख? मुझे जवाब दीजिए। आज आपके लिए बहुत खुशी का माहौल है भाई, क्योंकि आपने रिसर्च पर सवाल उठाया ना, मैं आपको एक छोटी सी रिसर्च बता देता हूँ। हर साल यहाँ पर 7 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं और इससे कितना धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, कितना जल पर्यटन बढ़ेगा, उसके लिए थोड़ी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी और काशी आना पड़ेगा और हर हर महादेव कहना पड़ेगा, तो आपको समझ आएगा। मेरी रिसर्च नहीं सर, आपसे ज्यादा रिसर्च करके यहाँ खड़ा हूँ। जितना धार्मिक पर्यटन इससे बढ़ेगा, जितना जल पर्यटन इससे बढ़ेगा, 7 लाख विदेशी पर्यटक हर साल यहाँ पर आते हैं। रोजगार की अगर बात की जाए तो पिछले 2.5 से 3 साल से यहाँ पर काम चल रहा है। 400 घरों का यहाँ पर अधिग्रहण हुआ, कोई भी लिटिगेशन पेंडिंग नहीं है और यहाँ पर सबको मुआवजा दिया गया। नंबर 1, लगातार यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। ये फर्स्ट फेज का हुआ है, 450 करोड़ खर्च हुए हैं। कितने मजदूरों पर फूल बरसाए गए? वारिस भाई थोड़ा रिसर्च करिए। नुपुर मर गया बेचारा, नुपुर क्या हुआ उसके बारे में आप जवाब कब देंगे? नुपुर मेरे को पहला जवाब दो। कोविड काल में पंकज जी आ रहा हूँ उसके बाद। नुपुर करोड़ की लागत से क्यों नहीं मिल? 32 एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। मैं किसी के ऊपर नहीं मैं बोली,
मैं किसी के ऊपर नहीं बोली। 5200 करोड़ की लागत से 32 डेवलपमेंट विकास कार्य, 5200 करोड़ की लागत से 32 विकास कार्यों के प्रोजेक्ट इसी साल के अक्टूबर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण करके उनका शिलान्यास किया। इन लोगों को नहीं पता होगा, ऐसी अवैज्ञानिक बात मैंने पहली बार सुनी है वैसे अमन जी, कि 800 करोड़ रुपए की लागत से आपके सामने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं किस तरीके का बनाया गया है। तो भैया जिन लोगों ने बनाया है, जिन्होंने उनका डिजाइन किया होगा, आर्किटेक्चर किया होगा, सीवेज किया होगा, डिजिटलाइज वर्क किया होगा, टेक्निकल वर्क किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी वर्क किया होगा, जिन कारीगरों ने उनमें काम किया होगा, क्या वो मुफ्त में काम कर रहे थे? क्या वो रोजगार पे काम नहीं कर रहे थे? कमाल कर दिया भाई साहब आपने। ये सालों से जो चलता आ रहा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो भव्य काशी मंदिर का आज स्वरूप देखने को मिल रहा है, आपको लगता है वो अपने आप बन गया है या लोगों के काम से बना है, उनकी कठिन मेहनत से, रोजगार पैदा करके बनाया गया है 800 करोड़ की लागत से? आगे मैं बताना चाहूंगी, जो यहाँ पे बहुत कुछ बोल रहे हैं जरा सुनिएगा। वाराणसी गाजीपुर NH29 4 लेन हाईवे, वाराणसी रिंग रोड फेज 2 पैकेज 1, रखौना रजतलाभ वजिदपुर हरुआ 2 लेन का ब्रिज, और आगे सुनिए वरुणा रिवर, बाबतपुर का पेट्रोल डीजल गैस का बढ़ता हुआ भाव, काशी में आता है, बाबतपुर का हाईवे देखता है, लखीमपुर, गोरखपुर, नूपुर जी, ये डबल इंजन की सरकार ने सबसे गरीब प्रदेश उत्तर प्रदेश को बनाया है। ये बात भी क्योंकि मैंने इनको विकास कार्य बोलना शुरू कर दिया। अब जब विकास की बात कर रही हूँ तो अपने कुकर्म छुपाने के लिए चिल्लाना शुरू हो गए। जिनके हाथ मुद्दई के किसानों के खून से रंगे, वो खूनी कांग्रेस, जिनके हाथ हजारों सिख भाइयों के खून से रंगे, वो खूनी कांग्रेस, जिनके हाथ हमारे साथ भारत पहुंच गया है, और गौ रक्षकों के खून से रंगे, नीति आयोग ने अभी रिपोर्ट दी है, ह्यूमन राइट्स में 40% ह्यूमन राइट्स। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक से पहले मोहम्मद आसिफ कुछ बताना चाह रहे हैं, या स्टूडियो बंद कर दीजिए, बस एक छोटा सा ब्रेक पर जाना। मोहम्मद आसिफ जी, एक धर्म से जोड़ा जा रहा है बार बार। बताया तो कि वो लोग बात कर रहे हैं जो गंगा जल के बारे में जानते ही नहीं, वो हमेशा टोटी के जल लेके चले हैं। तो आगे गंगा जल उठाएं और देखें क्या होता है गंगा जल। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी जब से 2014 में आए हैं 130 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, जिनके पेट में दर्द हो रहा है कि हम कहाँ जाएं। लोगों की जमीनें चली गई यहाँ पर। जमीन इसलिए गई है कि 2014 के पहले तो इसी उन्होंने किया है, हिंदुओं को हिंदू से लड़ाया, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाई की राजनीति चल रही थी। मुसलमानों की भी जमीन चली गई। नहीं, मुसलमानों ने तो जमीन दी है, उसके बदले में मुसलमानों ने खुशी खुशी कॉरिडोर में जमीन दी है, क्योंकि इसमें बनारसियों का फायदा। बनारस को उनको ये नहीं मालूम कि बनारस को जो बनारसी साड़ी का व्यापार है, बुनकर है, वो मुस्लिम समाज से आता है। जल्दी 30 सेकंड। मैं बार का प्रेसिडेंट रहा हूं, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनने में जितने मकानों का अधिग्रहण हुआ उनको भारी मुआवजा दिया गया। पल पल की खबर हम लोगों को। एक भी लिटिगेशन पेंडिंग नहीं है कोर्ट में। छोटा सा ब्रेक, यहीं से तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देश नहीं झुकने देंगे। विधानसभा चुनाव होने हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा, लेकिन पीएम पर दिए गए उनके एक बयान पर सियासत गर्मा गई। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। जिस तरह से आज उन्होंने प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में ये घृणित टिप्पणी करने का काम किया है, ये उनकी हताशा, उनकी बौखलाहट को दिखाने का काम कर रहा है। दिल्ली में रोहिणी के एक मॉल में गिरने से एक लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ओडिशा के बालासोर से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने नौसेना के लिए तैयार किया है। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। इस हादसे के बाद वहां लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर में एक बैठक की, जिसमें 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही खेल मंत्री ने पैरा एथलीटों के लिए भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। 2024 में होने वाली ओलंपिक्स और बीच में जितने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होंगे, उसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा, उसका एक रोड मैप तैयार हो। पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव की तैयारी तेज हो गई। इन चुनावों को पार्टियां पंजाब चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देख रही हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है।
सभी पार्टियों से बड़े स्टार प्रचारक प्रचार के दौरान देखने को मिलेंगे। अभी चंडीगढ़ के नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपने कई सीएम और केंद्रीय मंत्रियों तक को उतार दिया है। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव रहता है और इसमें कोई भी चुनाव होता है उसमें पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती है। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने विकास किया होता तो स्टार प्रचारकों की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे नहीं समझ आता कि अगर 6 साल जो पार्टी सत्ता में रही हो, अगर उसने कुछ किया होता शहर के लिए, तो इन प्रचारकों की ऐसे छोटे इलेक्शन के लिए जरूरत नहीं है। रिटेल महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 4.91% हो गई। इससे पहले अक्टूबर में ये 4.48% थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मशहूर पर्यटन स्थल माथेरान में एक आदमी पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा। बताया गया कि आदमी मुंबई का रहने वाला था और अपनी पत्नी को माथेरान घुमाने लाया था। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने वहां कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर चिंता जताई। साथ ही कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के अलावा बूस्टर डोज भी देने के लिए एक अभियान चलाने की बात कही, ताकि ओमिक्रॉन संकट से निपटा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, लेकिन विपक्ष ने इस आयोजन की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे चुनाव से जोड़ दिया। कांग्रेस ने तो संसद सत्र के दौरान पीएम के सदन में न रहने पर ही सवाल उठा दिए। ना तो सदन में आते हैं, ना सदन चलते वक्त वो दिल्ली में रहते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे को चुनाव से जोड़ा और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। इतने घबराए हुए हैं लाल टोपी से कि फीते पे फीते काटे जा रहे हैं। जवाब में बीजेपी ने सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया और उनकी आस्था पर ही सवाल उठा दिए। ये मोदी जी की प्रतिबद्धता है, हिंदू समाज की आस्था है और देश की इच्छा का ये सफल परिणाम है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अभी किसी तरह की सख्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो राजधानी में पाबंदी लगाई जा सकती है। अगर किसी भी किस्म की पाबंदी लगानी होगी दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, तो हम जरूर लगाएंगे। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रही एक महिला को बीएसएफ ने मार गिराया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद वो क्वारंटीन हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिरिल रामाफोसा के जल्द ठीक होने की कामना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18 दिसंबर को यूपी के अमेठी में महंगाई पर एक पदयात्रा निकालेंगे। राहुल अमेठी से सांसद रहे हैं, लेकिन अभी वहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं। मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुर्मी ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक मुहिम की शुरुआत की। इसके तहत वो गोरिल्ला बनकर बच्चों को इसके खतरे के बारे में जागरूक कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे अपने माता पिता को भी ये बताएं कि वैक्सीन क्यों जरूरी है। ये बच्चों की आवाज बड़ों तक जाए और जो वैक्सीनेशन जो कहीं एक तरह से लोग अब फिर से नहीं ले रहे हैं, अपनी डोज को कंप्लीट करें। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के पेपर में महिलाओं पर लिखे गए विवादास्पद पैराग्राफ पर सियासत गर्मा गई। इससे पहले सीबीएसई ने विवाद बढ़ने पर पेपर से पैराग्राफ हटाने का फैसला किया। इस बीच लोकसभा में इस बात पर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने सदन में ये मुद्दा उठाया। I raise strong objections to such blatantly misogynist material. उन्होंने मांग की कि सीबीएसई विवादास्पद पैराग्राफ पर माफी मांगे। I urge the Ministry of Education and the CBSE to immediately withdraw this question, issue an apology. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विकास के लिए फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। विशेष राज्य का दर्जा पिछड़े राज्यों को अगर मिलेगा तब तेजी से विकास का दर बढ़ जाएगा। मुंबई के अंधेरीपुर में एक लिफ्ट के गिरने से 5 लोग घायल हो गए। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के कुशीनगर में गन्ने में बीमारी लगने से लाखों की फसल बर्बाद हो गई। वहां लाखों हेक्टेयर में लगी गन्ने की फसल में जो बीमारी लगी उसे आम बोलचाल की भाषा में केन कैंसर बोलते हैं, जिसमें गन्ना बीज से। वाराणसी में स्वर्वेद मंदिर में योग गुरु सदाफल देव को पीएम ने दी श्रद्धांजलि। बोले काशी के विकास से मिलती है देश को दिशा, लोकल को ग्लोबल बनाने का भी दिया नारा। पीएम के वाराणसी दौरे पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर कसे तंज। जवाब में बीजेपी ने अखिलेश पर लगाया हिंदू धर्म के अपमान का आरोप।
अगले महीने जनवरी में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का होगा ऐलान। फरवरी और मार्च में होगा मतदान और मतगणना। इस महीने के अंत तक यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर का दौरा करेगा चुनाव आयोग। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और अंबिका सोनी समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा, लेकिन पीएम पर दिए गए उनके एक बयान पर सियासत गर्मा गई। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। जिस तरह से आज उन्होंने प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में ये घृणित टिप्पणी करने का काम किया है, ये उनकी हताशा, उनकी बौखलाहट को दिखाने का काम कर रहा है। दिल्ली में रोहिणी के एक मॉल में गिरने से एक लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ओडिशा के बालासोर से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने नौसेना के लिए तैयार किया है। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। इस हादसे के बाद वहां लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर में एक बैठक की, जिसमें 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही खेल मंत्री ने पैरा एथलीटों के लिए भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। 2024 में होने वाली ओलंपिक्स और बीच में जितने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होंगे उसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा, उसका एक रोड मैप तैयार हो। पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव की तैयारी तेज हो गई। इन चुनावों को पार्टियां पंजाब चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देख रही हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। सभी पार्टियों से बड़े स्टार प्रचारक प्रचार के दौरान देखने को मिलेंगे। अभी चंडीगढ़ के नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपने कई सीएम और केंद्रीय मंत्रियों तक को उतार दिया है। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव रहता है और इसमें कोई भी चुनाव होता है उसमें पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती है। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने विकास किया होता तो स्टार प्रचारकों की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे नहीं समझ आता कि अगर 6 साल जो पार्टी सत्ता में रही हो, अगर उसने कुछ किया होता शहर के लिए, तो इन प्रचारकों की ऐसे छोटे इलेक्शन के लिए जरूरत नहीं है। रिटेल महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 4.91% हो गई। इससे पहले अक्टूबर में ये 4.48% थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मशहूर पर्यटन स्थल माथेरान में एक आदमी पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा। बताया गया कि आदमी मुंबई का रहने वाला था और अपनी पत्नी को माथेरान घुमाने लाया था। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने वहां कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर चिंता जताई। साथ ही कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के अलावा बूस्टर डोज भी देने के लिए एक अभियान चलाने की बात कही, ताकि ओमिक्रॉन संकट से निपटा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, लेकिन विपक्ष ने इस आयोजन की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे चुनाव से जोड़ दिया। कांग्रेस ने तो संसद सत्र के दौरान पीएम के सदन में न रहने पर ही सवाल उठा दिए। ना तो सदन में आते हैं, ना सदन चलते वक्त वो दिल्ली में रहते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे को चुनाव से जोड़ा और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। इतने घबराए हुए हैं लाल टोपी से कि फीते पे फीते काटे जा रहे हैं। जवाब में बीजेपी ने सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया और उनकी आस्था पर ही सवाल उठा दिए। ये मोदी जी की प्रतिबद्धता है, हिंदू समाज की आस्था है और देश की इच्छा का ये सफल परिणाम है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अभी किसी तरह की सख्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो राजधानी में पाबंदी लगाई जा सकती है। अगर किसी भी किस्म की पाबंदी लगानी होगी दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, तो हम जरूर लगाएंगे। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रही एक महिला को बीएसएफ ने मार गिराया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद वो क्वारंटीन हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिरिल रामाफोसा के जल्द ठीक होने की कामना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18 दिसंबर को यूपी के अमेठी में महंगाई पर एक पदयात्रा निकालेंगे। राहुल अमेठी से सांसद रहे हैं, लेकिन अभी वहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं।
मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुर्मी ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक मुहिम की शुरुआत की। इसके तहत वो गोरिल्ला बनकर बच्चों को इसके खतरे के बारे में जागरूक कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे अपने माता पिता को भी ये बताएं कि वैक्सीन क्यों जरूरी है। ये बच्चों की आवाज़ बड़ों तक जाए और जो वैक्सीनेशन जो कहीं एक तरह से लोग अब फिर से नहीं ले रहे हैं, अपनी डोज को कंप्लीट करें। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के पेपर में महिलाओं पर लिखे गए विवादास्पद पैराग्राफ पर सियासत गर्मा गई। इससे पहले सीबीएसई ने विवाद बढ़ने पर पेपर से पैराग्राफ हटाने का फैसला किया। इस बीच लोकसभा में इस बात पर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने सदन में ये मुद्दा उठाया। I raise strong objection to such blatantly misogynist material. उन्होंने मांग की कि सीबीएसई विवादास्पद पैराग्राफ पर माफी मांगे। I urge the Ministry of Education and the CBSE to immediately withdraw this question, issue an apology. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विकास के लिए फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। विशेष राज्य का दर्जा पिछड़े राज्यों को अगर मिलेगा तब तेजी से विकास का दर बढ़ जाएगा। मुंबई के अंधेरीपुर में एक लिफ्ट के गिरने से 5 लोग घायल हो गए। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के कुशीनगर में गन्ने में बीमारी लगने से लाखों की फसल बर्बाद हो गई। वहां लाखों हेक्टेयर में तो यूपी चुनाव में क्या औरंगजेब की एंट्री हो गई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो विरोध हो रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी के कायाकल्प का, उसको औरंगजेब प्रेमी गैंग और औरंगजेब की मनोवृत्ति वाले लोग कहा गया है। कांग्रेस पार्टी से पंकज जी हैं, नुपुर है मेरे साथ, विजय शंकर तिवारी हैं। पंकज जी, अभी आपने अभी तमाशा कहा, आपने पीछे आरती भी हुई है, मुझे नहीं पता आपने किसको तमाशा कहा, यहाँ जो कुछ हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर, आपने कहा गंगा मैली इसलिए तमाशा। प्रधानमंत्री ने तो गंगा जी में डुबकी भी लगाई, तब भी गंगा मैली कह रहे हैं आप पंकज जी, और तब भी तमाशा। नहीं अमन जी कुछ बातें जुमलों में नहीं होती। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप बीएचयू चले जाइए, वहां पे गंगा के प्रदूषण पर नजर रखने वाले साइंटिस्ट की पूरी टीम है। वो बता रहे हैं कि गंगा जल स्नान और आचमन दोनों के ही योग्य नहीं है। गंगा सफाई का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और आज उनसे ये जवाब मांगा जाएगा। माफ करिएगा, पीएम मोदी और योगी जी अरे डुबकी तो लाखों लोग लगाते हैं। डुबकी लगाने से इस बात पे फर्क नहीं पड़ता। वाड्रा ने डुबकी लगाई थी, ये नहीं मानते कि गंगा नगरी, गंगा प्रयागराज, वो तस्वीरें अभी भी मुझे याद है। अगर मोदी जी की डुबकी तमाशा तो प्रियंका वाड्रा की डुबकी तमाशा, क्या बोल रहे हैं सर आप? भारत सरकार भी मानती है सर, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, आप समझे नहीं। अगर माँ गंगा इतनी गंदी है, अगर माँ गंगा डुबकी लगाने लायक नहीं है, अगर मोक्षदायिनी गंगा अछूत है आपके हिसाब से, तो प्रियंका वाड्रा जी ने भी डुबकी लगाई थी संगम नगरी प्रयागराज में। मोदी की डुबकी, अरे डुबकी साहब, डुबकी करोड़ों लोग लगाते हैं। इससे गंगा की सफाई का जो वैज्ञानिक तथ्य है वो कमजोर, वो हट नहीं जाता है। वहां पर मैं कह रहा हूं कि आप पूछ लीजिए जाके बीएचयू के साइंटिस्ट से। भारत सरकार मानती है 120 एमएलडी सीवर का पानी। भाई अगर गंगा डुबकी लगाने लायक नहीं है तो प्रियंका जी ने क्यों लगाई थी? और मोदी जी उस बच्चे की तरह हैं, योगी और मोदी पंकज जी देखिए, आप पंकज जी 1 मिनट सवाल सुन लीजिए। कि बम फट जाए, वो चाहता है कि कुछ और बड़ा भूकंप आ जाए। पंकज जी, मोदी जी ने डुबकी लगाई, आपको गंगा मैली नजर आई। प्रियंका जी ने डुबकी लगाई, गंगा निर्मल पतित पावनी अविरल धारा नजर आई। देश के किसानों को कुचल के मारा। अरे एंकर साहब, पत्रकार महोदय, कुछ तो सोच लीजिए, आप क्या बोल रहे हैं? बात तो समझ लीजिए। गंगा प्रदूषण एक सच्चाई है, मेरे मन की बात नहीं है। गंगा प्रदूषण भारत सरकार की ओर से, मैं वही कह रहा हूँ, गंगा प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा देश चिंतित होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गंगा की सफाई होगी। आज की स्थिति यह है, वो 7 साल से प्रधानमंत्री हैं, उस गंगा में आज आप स्नान भी नहीं कर सकते। आचमन तो बहुत दूर की बात है। ये सच्चाई है। आप लाइट लगा देंगे, दिन में 5 बार कपड़े बदल लेंगे, आसमान और जमीन के कैमरों के आगे पीछे दौड़ेंगे। ये तमाशा है, इसको मैं तमाशा कह रहा हूँ। अगर प्रधानमंत्री मोदी में जरा से भी संवेदनशीलता है तो लखीमपुर के उन किसानों के घर में जाए जिनके बच्चों को
जिनके बच्चों को कुचल के मारा पंकज जी, गया है, सवाल तो ले उनके बगल लीजिए। में वो टेनी खड़ा हुआ है, इसका इस्तीफा पंकज अभी भाई, तक नहीं सवाल हुआ। ले सकता हूं शर्म आनी आपसे। चाहिए इस बात पर। पंकज जी, सवाल ले सकता हूं आपसे। माफी मांगनी चाहिए। पंकज जी, मैं एक सवाल लेना चाहता हूं आपसे। आपने मुगलिया प्रेम का भी जिक्र किया। आपने बोला ना मुगलों को मुसलमानों से जोड़ना गलत। ये कह रहे हैं कि इन चीजों को भूल जाए। चलिए ठीक है पंकज भाई। आज इम्तिहान है जी सामने। पंकज भाई, और आगे बढ़ जाते इम्तिहान में हैं। जवाब दें। पंकज जी आगे बढ़ जाएं। आपने मुगलिया प्रेम का भी जिक्र किया। आपने मुझे कहा कि औरंगजेब को मुगलों को मुसलमानों से जोड़ना गलत। ठीक, आपने कहा ये गलत है ना? ठीक कह रहे हैं आप? एक मिनट पंकज जी, जो मुगलों को औरंगजेब को मुसलमानों से जोड़े वो गलत। पीछे का मिरर देख के गाड़ी चलाएंगे तो देश को जो गड्ढे में ले जा रहे हैं वही ले जाएंगे। आज कुपोषण के मामले में मणिशंकर अय्यर लेकर जा रहे हैं कि गड्ढे में? मणिशंकर अय्यर उन्होंने बोला था पीछे चले गए साहब, क्या बात उनका करते मुगल हैं? प्रेम अभी आप आपने सुना नहीं था क्या मणिशंकर अय्यर आप का? कह रहे हैं कि अरे मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो तो मणिशंकर अय्यर का सुन मुगल लीजिए। प्रेम मैं कह सुना रहा था हूँ अभी कि आपने? गंगा प्रदूषित नहीं है, आप कह दीजिए। उनको बदनाम किया गया न्यूज़ 18 में मुगलों कह को। दीजिए कि गंगा प्रदूषित नहीं चलिए, ठीक है। है। आप कह दीजिए न्यूज़ 18 में कि गंगा प्रदूषित नहीं है। गंगा प्रदूषण पे जो खर्च हो रहा है वो सब खत्म करिए। क्यों खत्म नहीं कर रहे हैं? अरे साहब, एक गंगा इस देश की जीवन दायिनी है, उसको आपने शव वाहिनी में बदल दिया। कोरोना काल में शव वाहिनी हो गई गंगा जी, मत भूलिए। चलिए नुपुर आप बोलिए। ऐसे ठीक है, मेरी पंकज आवाज जी, बोलने दबेगी, देते हैं। दर्शकों के पास मेरी आवाज नहीं हाँ, जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं दबेगी। प्लीज बोलिए आप अमन जी, नुपुर, प्लीज नुपुर आप बोलिए। आप बोलिए नुपुर। देखिए अमन जी, देखिए अमन जी, साफ सी बात ये है, कहा जाता है गंगा जी में डुबकी लगा के पाप धोए जाते हैं। मैं ये कह रही हूँ उसी गंगा मैया को मैली बताने वाले कहीं खुद ही ना धुल जाएं, कहीं वो उनका खुद ही सफाया ना हो जाए। साफ सी बात तो ये है कि अक्टूबर में इसी साल में स्टेट ऑफ द आर्ट A20 टेक्नोलॉजी से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सीवेज प्लांट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनारस में लॉन्च किया था। उत्तराखंड तक के अंदर 6 सीवेज प्लांट गंगा मैया को साफ करने के लिए लॉन्च किए थे। मुझे बता दीजिए कांग्रेस ने कौन सा ऐसा कोई भी स्कीम, कोई नीति लॉन्च करी हो गंगा मैया की सफाई करने के लिए? गंगा मैया प्रदूषित है तो दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं से, जिन्होंने 24 किसानों को शूट एट साइट बंदूक की गोली से मार गिराया, बताइए दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा दिया? अगर किसी के हाथ खून से रंगे हैं और गंगा मैया में अगर किसी का प्रदूषण साफ होने की जरूरत है तो इंदिरा गांधी का जिसने 375 साधुओं, गांव रक्षकों 1967 के अंदर दिल्ली के अंदर गोली से भून दिया, ये खूनी कांग्रेस है जो दूसरों को खून का दलाल और मौत का सौदागर बताती है। ये सिखों के नरसंहार करने वाली कांग्रेस है, ये खूनी कांग्रेस है। लड़ाई से फायदा नहीं है। विजय शंकर तिवारी, गंगा मैली है इसलिए इस आयोजन का कोई मतलब नहीं है भाई। माँ गंगा मैली है इसलिए इस आयोजन का कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये विरोध है कांग्रेस का। विजय शंकर तिवारी, देखो जी, देखो अमन जी, पंकज जी अभी बोल रहे थे, बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन जो इनके कार्यालय से जो इन्होंने रिसर्च कर लिया वही बता। इनको हो सकता है, मुझे नहीं पता इनको MLD के विषय में पता भी है कि नहीं कि MLD क्या होता है। और अभी कह रहे थे कि आप आगे चलिए पीछे, तो आप एक मिनट पंकज जी MLD होता क्या है ये बताइए ना। MLD होता क्या है? MLD होता क्या है? 170 MLD की बात कर रहे हैं, 170 MLD होता क्या है? आप ये तो बताइए लोगों को MLD क्या होता है। आपके रिसर्च में जो शब्द लिखे हुए हैं आपने बोलना शुरू कर दिया। सुनिए, नहीं बताइए MLD होता क्या है? आप पब्लिक को बताइए MLD क्या होता है। आप अरे भैया पंकज जी 170 MLD क्या है, इसका मतलब क्या है, ये पब्लिक को बताइए। हमारी जनता, गांव की जनता है, इसको नहीं पता कि MLD क्या होता है। बताइए आप। अमन जी, आप अगर इनको साइलेंट करें तो मैं बोलूं। अमन जी, इनको अगर शांत कराएंगे, इनको MLD नहीं पता है, इनको जो लिख कर दे दिया गया है वही बोल रहे हैं। पंकज जी बोलने दीजिए ना। गंगा के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आप मानने को तैयार एक मिनट नहीं, अरे सुनिए पंकज जी, ऑडियो बंद है बाकी सबका, जल्दी से। विजय शंकर तिवारी, गंगा साफ नहीं हो देखो तिवारी जी आप इनका ऑडियो
देखो इनको एमएलडी नहीं पता है, जिनको एमएलडी नहीं पता वो एमएलडी की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये प्राचीनता की बात कर रहे हैं। अगर प्राचीनता पर इतना गर्व है तो अभी तक अकबर, बाबर, औरंगजेब दिल्ली में क्या कर रहे हैं? और इनको कष्ट इस बात का है कि ताजमहल में जिन्होंने बनाया था ताजमहल को, उनके हाथ कटवा दिए गए थे। काशी विश्वनाथ को जिन 2000 श्रमिकों ने बनाया, उनका सम्मान किया गया। माँ गंगा मैली है और तमाम बातें सुन रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात ये चाहते थे 2000 पहले का जो 2014 के पहले का हिंदुस्तान था और 2017 का पहले का जो उत्तर प्रदेश था, वो ये लोग चाह रहे हैं, जहाँ दंगा होता था, फसाद होता था, हर वक्त हिंदू मुसलमान लड़ा करते थे, क्योंकि उन्होंने इसी की रोटी। माँ गंगा मैली है, 30 सेकंड। देखिए ये बेमतलब का बहस कर रहे हैं। माँ गंगा मैली है, अगर माँ गंगा मैली होती तो महाकुंभ में आस्था की डुबकी करोड़ों लोग देश दुनिया से लगा रहे हैं। काशी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री आस्था की डुबकी लगा रहा है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन मैला तो गंगा भी मैली। तो बात के एक बात प्रीति के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। लखीमपुर में हुई घटना को एसआईटी ने सोची समझी साजिश बताया, जिसके बाद कोर्ट ने भी इस मामले में कड़ी धाराएं लगाने पर मोहर लगा दी। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री स्वर वेद मंदिर गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक भी